Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to London. Part 1. स्वामी जी की लंदन वापसी भाग 1 एपिसोड 4 क्रमशः। पिछले भाग में हमने स्वामी जी की इंग्लैंड यात्रा के दौरान उनके कार्यों और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन सुना। 1896 में लंदन में उन्होंने अपने व्याख्यानों के माध्यम से वेदांत के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके भाई महेंद्रनाथ दत्ता ने उनके जीवन के रोचक विवरण दर्ज किए, जिसमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और व्याख्यानों के दौरान हुई घटनाएं शामिल थी। एक व्याख्यान के दौरान एक अंग्रेज ने भारतीय संतों का अपमान किया, तब स्वामी जी ने अपने तर्कपूर्ण उत्तर से उसे निरुत्तर कर दिया। उन्होंने पश्चिम में अपने शिष्यों का चयन सोच समझकर किया और भारत के उत्थान के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और साहसपूर्ण व्यवहार को आवश्यक बताया। इस भाग में हम स्वामी जी की यूरोप यात्रा के दौरान जिनेवा में हुए एक अनोखे अनुभव को सुनेंगे। जब उन्होंने वहां एक विशाल गुब्बारे को देखा तो उत्साह से बोले कि हमें भी इसमें ऊपर जाना है। गुब्बारे में उड़ान भरने के दौरान उन्होंने हवा में तैरने के अद्भुत एहसास का आनंद लिया। बाद में स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों में वे एक ग्लेशियर पार करने के लिए दृढ़ हो गए थे। हालांकि यह आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने सफलतापूर्वक इसे पार किया। इस यात्रा ने उन्हें हिमालय में एक मठ स्थापित करने की प्रेरणा दी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना था। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। गुडविन ने स्वामी शारदानंद को न्यूयॉर्क और बोस्टन में वेदांत के छात्रों से परिचित कराया। उन्हें नए और व्यस्त शहरों में मार्गदर्शन देने में मदद की। जहां तक स्वामी शारदानंद द्वारा अमेरिका के पूर्वी तट पर वेदांत प्रचार का प्रश्न था, वे इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपने महान शिष्य भाई के उदाहरण और निर्देश से पश्चिमी श्रोताओं के सामने वेदांत प्रस्तुत करने की कला सीखी थी। जुलाई का महीना लंदन में व्याख्यान सत्र के अंत का संकेत था और स्वामी जी की कक्षाएं समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि शिष्यगण अगले सत्र में भी उनके साथ रहना सुनिश्चित करना चाहते थे। उन्होंने स्वामी जी के शरद ऋतु के व्याख्यानों के लिए तुरंत एक कोर्स में अपना योगदान दिया। जैसा कि हमने पहले देखा है, स्वामी जी ने 24 जून को स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था, यहां का कार्य अपने चरम पर पहुंच रहा है। हमने पहले ही एक लंदन केंद्र शुरू करने के लिए धन जुटा लिया है। अब 8 जुलाई को उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, अंग्रेज लोग बहुत उदार हैं। पिछली शाम मात्र 3 मिनट में मेरी कक्षा ने अगले शरद ऋतु के कार्य के लिए नए केंद्र हेतु 150 पाउंड एकत्र कर लिए। वे 500 पाउंड भी तुरंत दे देते यदि आवश्यकता होती। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं
और अनावश्यक खर्चों में नहीं पड़ना चाहते। स्वामी जी ने अब अपने 3 अधिक घनिष्ठ मित्रों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और महाद्वीप पर एक यात्रा और अवकाश के लिए तैयार हो गए। स्वामी जी की इस यात्रा और अवकाश की योजना बनाने वाले और उनके साथ यात्रा पर जाने वाले थे कैप्टन और मिसेज सेवियर तथा मिस हेनरिएटा म्यूलर। कुछ समय से ये लोग स्वामी जी से विश्राम करने का आग्रह कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्वामी जी अपने कार्य के भारी परिश्रम और तनाव को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अवकाश का मौसम होने के कारण उनके कई छात्र और प्रशंसक लंदन छोड़कर समुद्र तटों या पर्वतीय स्थलों की ओर जा रहे थे। स्वामी जी इस यात्रा के विचार से एक बच्चे की तरह उत्साहित और प्रसन्न हो गए। उन्हें विशेष रूप से स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा थी। जब आल्प्स की यात्रा का विचार प्रस्तुत किया गया तो स्वामी जी ने खुशी से कहा, ओह, मैं बर्फ देखना चाहता हूं और पर्वतीय पगडंडियों पर घूमना चाहता हूं। सबसे बढ़कर मुझे एक ग्लेशियर भी पार करना है। 1890 के दशक में स्विट्जरलैंड की यात्रा आज की तरह सरल नहीं थी। उस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, खतरनाक पर्वतीय चढ़ाइयों, गहरी बर्फ की घाटियां, ग्लेशियर पार करने और महंगे रिसोर्ट्स वाले देश की यात्रा में काफी समय, धन और शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती थी। उस समय परिवहन के साधन साधारण और सड़कें आमतौर पर खराब थी। यात्रा के लिए खच्चरों की सवारी, केबल ट्रेन, डंडियां और घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले स्टेज कोच आम साधन थे। यह यात्रा किसी दूरस्थ और विचित्र भूमि में पर्यटन करने के रोमांच जैसी थी। कुल मिलाकर यह यात्रा लगभग 9 सप्ताह तक चलने वाली थी। स्विट्जरलैंड के बाद यह दल जर्मनी के पुराने शहरों का भ्रमण करने और फिर एम्स्टर्डम होते हुए लंदन लौटने की योजना बना रहा था। प्रस्थान के दिन की सुबह स्वामी जी अत्यधिक उत्साहित थे। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों के विचारों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। उनके कई लंदनवासी मित्र उन्हें विदा करने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन इस विदाई में कोई उदासी नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी लगभग 2 महीने के भीतर लौटने वाले थे। रविवार 19 जुलाई की सुबह 11 बजे स्वामी और उनके साथी अपने सभी छात्रों और शिष्यों की शुभकामनाओं के साथ लंदन से रवाना हुए। डोवर में इस दल ने इंग्लिश चैनल पार करते हुए कैलिस के लिए यात्रा की। यह जलमार्ग, जो अक्सर अशांत रहता है, इस बार अपेक्षाकृत शांत था। कैलिस से जिनेवा तक की लंबी ट्रेन यात्रा को तोड़ने के लिए यात्रियों ने पेरिस में रात बिताई और अगले दिन यात्रा फिर शुरू की। वे जिनेवा पहुंचकर उमंग और उत्साह से भर गए। जिस होटल में उन्होंने ठहरने की व्यवस्था की थी, वह सुंदर और शांत लेक लेमन के पास स्थित था। ठंडी और स्फूर्तिदायक हवा, पानी का गहरा नीला रंग, आकाश और खेतों का सौंदर्य, घरों की चित्रमय बनावट और वहां की नई नई चीजें स्वामी जी को गहराई से आकर्षित कर रही थी। हालांकि लंबी यात्रा से स्वामी जी थोड़े थके हुए थे, लेकिन उन्होंने संक्षिप्त विश्राम के बाद
तुरंत बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। अपने मित्रों के साथ उन्होंने दिन का अधिकांश समय स्विस उत्पादों और उद्योगों की एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बिताया, जो उस गर्मी के मौसम में जिनेवा में आयोजित हो रही थी। स्वामी जी स्थानीय कला और शिल्प, विशेष रूप से प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए। लेकिन स्वामी जी के आनंदमय मन को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु प्रदर्शनी में एक बड़ा सा गुब्बारा था। जैसे ही उन्होंने गुब्बारे को देखा, वह खुशी से बोले, अरे हमें इस गुब्बारे में ऊपर जाना ही होगा। हवा में तैरने के विचार ने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, और जब तक सूर्यास्त के समय गुब्बारा ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वे एक बच्चे की तरह अधीर बने रहे। मिस्टर सेवियर भी इस गुब्बारे की सवारी के लिए उत्साहित थे, लेकिन मिसेस सेवियर स्थिर भूमि पर ही रहना चाहती थी। स्वामी जी ने उनकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया और आखिरकार उन्होंने भी सहमति दे दी। इसके बाद सभी लोग गुब्बारे में सवार हो गए, ऊपर ऊपर और ऊपर। दिन का मौसम बिल्कुल शानदार था और सूर्यास्त अत्यधिक मनमोहक। हवा में गुब्बारा एकदम स्थिर और सहजता से तैर रहा था, जिससे किसी को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इस अनुभव का सभी ने भरपूर आनंद लिया, और अफसोस हुआ जब गुब्बारा अपनी आधारशिला की ओर उतरने लगा। स्वामी जी इस अनुभव को फिर से जीने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अन्य गतिविधियों ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। पास के एक रेस्तरां में रात का भोजन करने के बाद वे होटल लौट आए। इस हवाई अनुभव की स्मृति के रूप में उन्होंने प्रदर्शनी स्थल पर गुब्बारे की वापसी के तुरंत बाद खींची गई अपनी तस्वीरें अपने साथ ली। तस्वीरों में स्वामी जी को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। दुर्भाग्य से ये तस्वीरें आज उपलब्ध नहीं हैं। जिनेवा एक शानदार स्नान स्थल है और स्वामी जी ने लेक लेमन में बने विशाल स्नान घरों या संरक्षित स्विमिंग पूलों में 2 बार स्नान किया। झील के दूर छोर पर लगभग 40 मील की दूरी पर चिलॉन का किला स्थित है, जिसे लॉर्ड बायरन की प्रसिद्ध कविता द प्रिजनर ऑफ चिलॉन ने ख्याति दिलाई। यह कविता एक स्विस देशभक्त की वहां हुई लंबी कैद की कहानी बताती है। इस रोमांटिक और सुंदर स्थान की यात्रा ने ऐतिहासिक जिनेवा में उनके प्रवास का समापन किया। यात्रियों ने मूल रूप से वहां अधिक समय तक ठहरने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक कार्यक्रम बदल गया और अगला पड़ाव दक्षिण पूर्व फ्रांस के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सेमोनी में हुआ, जो जिनेवा से 56 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। जैसे ही यह दल सेमोनी के करीब पहुंचा, मोंट ब्लांक की भव्य छवि उनके सामने खुलने लगी। इस दृश्य को देखकर स्वामी जी ने कहा कि ऐसा आनंद उन्होंने हिमालय में भी अनुभव नहीं किया। यह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, यहां हम वास्तव में बर्फ के मध्य में हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत में बर्फ इतनी दूर होती है कि उसके पास जाने के लिए दिनों दिनों तक चलना पड़ता है, चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आल्प्स, तिब्बत की सीमा पर स्थित
विशाल चोटियों की तुलना में मात्र पहाड़ियां हैं। उन्होंने आगे कहा, फिर भी यह बेहद सुंदर है। चलो माउंट ब्लांक की चढ़ाई करते हैं। लेकिन गाइड्स ने उन्हें बताया कि ऐसी चढ़ाई केवल कुशल पर्वतारोहियों के लिए ही उपयुक्त है। यह सुनकर स्वामी जी को निराशा हुई। हालांकि जब उन्होंने दूरबीन से देखा और भयावह रूप से खड़ी चढ़ाइयों को देखा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि इन पर चढ़ना संभव नहीं है। फिर भी स्वामी जी ने हर हाल में एक ग्लेशियर पार करने का निश्चय किया। उनका मानना था कि इसके बिना उनकी आल्प्स यात्रा अधूरी रहेगी। सौभाग्य से फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध मेरडे ग्लास ग्लेशियर उनकी पहुंच के भीतर था। इसलिए कुछ दिनों बाद यह दल खच्चरों की सवारी करते हुए उस गांव में पहुंचा जहां से ग्लेशियर पार करने का रास्ता शुरू होता है। ग्लेशियर पार करने का वास्तविक अनुभव उतना सुखद नहीं था जितनी स्वामी जी ने कल्पना की थी। अपने पैर जमाए रखना मुश्किल हो रहा था। हर थोड़ी देर में वे रुक जाते, गहरी दरारों में झांकते या हर तरफ फैले सुंदर हरे रंग के विभिन्न शेड्स की प्रशंसा करते। जब ग्लेशियर पार कर लिया गया तो ऊपर गांव तक पहुंचने के लिए एक बेहद खड़ी चढ़ाई करनी पड़ी। यहां पर स्वामी जी ने अपने जीवन में पहली बार चक्कर का अनुभव किया। उनका पैर कई बार फिसला और उन्हें राहत मिली जब वे बिना किसी दुर्घटना के ऊपर छोटे से सैलेट तक पहुंच गए। वहां उन्हें ताजगी से भरी गर्म कॉफी का कप दिया गया, जिससे उन्हें फिर से ऊर्जा मिली। स्वामी जी ने पर्वतीय किसानों की विशेषताओं को देखते हुए अपने मित्रों से कहा, अरे इन लोगों की कई आदतें और उनके परिधान मुझे हिमालय के पहाड़ी किसानों की याद दिलाते हैं। उनकी पीठ पर लटकने वाली लंबी टोकरियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मेरे देश के पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। यूरोप के इन हिमालयों में स्वामी जी ने उन लोगों से बात की जो आगे चलकर अद्वैत आश्रम के संस्थापक बने और जिन्होंने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने प्रिय हिमालय के हृदय में एक मठ स्थापित करने के अपने स्वप्न का जिक्र किया। इस यात्रा पर निकलने से पहले ही उन्होंने लंदन से हेल सिस्टर्स को लिखा था, मैं 3 अंग्रेज मित्रों के साथ भारत जाने की उम्मीद करता हूं, जो मेरे मठ में रहने वाले हैं। वैसे यह मठ अभी हवा में है। यह कहीं हिमालय में साकार होने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब आल्प्स की बर्फ में स्वामी जी ने उत्साह से कहा, अरे मैं ऐसे मठ के लिए लालायित हूं जहां मैं अपने जीवन की मेहनत से निवृत्त होकर अपने शेष दिन ध्यान में बिता सकूं। यह एक ऐसा केंद्र होगा जहां कार्य और ध्यान साथ साथ चलेंगे, जहां मेरे भारतीय और पश्चिमी शिष्य एक साथ रह सकेंगे। मैं उन्हें कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करूंगा। भारतीय शिष्य वेदांत का प्रचार करने के लिए पश्चिम जाएंगे और पश्चिमी शिष्य भारत के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। यह विचार कैप्टन और मिसेज सेवियर के मन में भी एक दृष्टि के समान उत्पन्न हुआ। कैप्टन ने अपनी और अपनी पत्नी की ओर से कहा,
हमें ऐसा मठ अवश्य बनाना चाहिए। उस समय यह एक साधारण टिप्पणी मात्र प्रतीत हुई, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, आल्प्स के बीच कही गई वह बात भविष्यवाणी साबित हुई। इस विचार ने इन दोनों शिष्यों के दिलों में इतनी गहराई तक जड़ जमा ली कि 3 वर्षों के भीतर स्वामी जी का यह महान सपना उनकी व्यावहारिक सहायता और सहयोग से साकार हो गया। सेमोनी से यात्रियों ने 4 दिनों की पर्वतीय यात्रा कर लिटिल सेंट बर्नार्ड गांव का रुख किया। इस गांव के ऊपर एक दर्रा है जिसकी चोटी पर ऑगस्तीनियन भिक्षुओं का एक आश्रम स्थित है। लिटिल सेंट बर्नार्ड में स्वामी जी को सेंट बर्नार्ड कुत्तों के पिल्लों का एक झुंड दिखाया गया, जो इस आश्रम में प्रशिक्षित किए गए थे और पाले गए थे, और प्रसिद्ध कुत्तों की संतानें थी ये। अपने उत्साह में स्वामी जी ने कहा, मैं इनमें से एक को भारत ले जाना चाहता हूं। यह भूलकर कि ये कुत्ते उष्णकटिबंधीय जलवायु में जीवित नहीं रह सकते। सौभाग्य से सभी कुत्ते पहले ही बिक चुके थे। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक और सुंदर स्थल जेरमॉट का दौरा किया, जो ग्लेशियरों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। इनमें प्रसिद्ध मोंटे रोजा, मैटरहॉर्न और गॉर्नर ग्राट भी शामिल है। यहां उनका इरादा गॉर्नर ग्राट की चोटी पर चढ़ाई करने का था, ताकि वहां से मैटरहॉर्न का दृश्य देखा जा सके। हालांकि उस दल में केवल कैप्टन सेवियर ही चोटी तक पहुंचने में सफल हुए, क्योंकि वहां की पतली हवा बाकी सदस्यों के लिए अनुकूल नहीं थी। मिस म्यूलर के अनुरोध पर यह दल स्विट्जरलैंड के ऊपरी रोन घाटी में स्थित छोटे से गांव सासफी की यात्रा पर गया, जहां उन्होंने लगभग 2 सप्ताह का प्रवास किया। आल्प्स की गोद में बसे इस गांव में स्वामी जी अपने सर्वोत्तम रूप में थे। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां उठी हुई थी। गांव के जीवन की शांति और सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। सांसारिकता की कोई खरखराहट यहां प्रवेश नहीं कर पाई थी। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कुछ सबसे दिव्य और आलोकित आध्यात्मिक क्षणों का अनुभव किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सांसारिक चिंताओं से बहुत बहुत दूर थे। वे ना तो एक शिक्षक थे, ना ही कोई गुरु, बल्कि पुराने समय के एक मौन साधक, ध्यान में लीन। कई बार जब वे पर्वतीय पथों पर चलते थे या किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होते थे, तो उनके चेहरे पर सन्यासी जीवन की लालसा, स्वतंत्रता और गहन अंतर्दृष्टि की झलक दिखाई देती थी। उनके साथियों को भी ऐसा लगता था मानो वे उनके साथ ध्यान और शांति की एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। उन दिनों स्वामी जी की मनोदशा उनके पत्रों में भी झलकती थी। 25 जुलाई को उन्होंने मिसेज बुल को लिखा, मैं स्विट्जरलैंड के सबसे एकांत और शांत कोनों में यात्रा कर रहा हूं। मैं कम से कम अगले 2 महीनों के लिए संसार को पूरी तरह भूलना चाहता हूं और गहन साधना करना चाहता हूं। यही मेरा विश्राम है। लगभग 1 हफ्ते बाद 5 अगस्त को उन्होंने सासफी से क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को लिखा, मैं स्विट्जरलैंड में लगातार घूम रहा हूं और अत्यंत आवश्यक विश्राम ले रहा हूं। यह एक लघु हिमालय जैसा है।
और इसका वही प्रभाव है मन को आत्मा की ओर उठाना और सभी सांसारिक भावनाओं और बंधनों को दूर करना। मैं इसका गहन आनंद ले रहा हूं। मैं बहुत ही ऊंचा महसूस कर रहा हूं। मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप भी हमेशा यही अनुभव करें, जहां ऐसा लगे कि आपके पांव मानो भौतिक धरती को छूना ही नहीं चाहते। जब आत्मा ऐसा महसूस करती है तो मानो वह आध्यात्मिकता के एक महासागर में तैर रही होती है। स्वामी जी सचमुच इस दुनिया से ऊपर उठ चुके प्रतीत होते हैं। 8 अगस्त को उन्होंने स्विट्जरलैंड से जे गुडविन को पत्र में लिखा, सारा संसार मात्र बच्चों का खेल है। प्रवचन देना, शिक्षा देना, सब कुछ इसी में शामिल है। उसे ही सन्यासी जानो जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की इच्छा करता है, और इस छोटे से कीचड़ के तालाब जिसमें बार बार दुख, रोग और मृत्यु आते रहते हैं, इसमें इच्छा करने लायक क्या है? यह शाश्वत विश्राम, शांत विश्राम, मैं अब इस सुंदर स्थान में इसकी झलक पा रहा हूं। जब एक बार जान लिया कि आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, तो किस चीज की इच्छा करते हुए या किसके लिए इच्छा करते हुए तुम शरीर के दुखों को सहन करोगे? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने कार्य कहे जाने वाले अनुभवों का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। अब मैं थक गया हूं। मैं अब इससे बाहर निकलने की लालसा कर रहा हूं। 23 अगस्त को लुसर्न से उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त कार्य कर लिया है। अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। मैंने भारत से एक और व्यक्ति, उनका इशारा स्वामी अभेदानंद की ओर था, को बुलाया है, जो अगले महीने मुझसे जुड़ेंगे। मैंने कार्य की शुरुआत कर दी है। अब दूसरों को इसे आगे बढ़ाने दो। मैं अब तैयार हो रहा हूं। इस नर्क, इस संसार में दोबारा लौटने के लिए नहीं, यहां तक कि इसकी धर्म और विविधता भी अब मुझे बोझिल लगने लगी है। मां मुझे शीघ्र ही अपनी गोद में समेट लें और मुझे फिर कभी वापस ना आने दें। ये कार्य और दूसरों का भला करना आदि केवल मन को शुद्ध करने का एक छोटा सा अभ्यास है। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यह संसार सदा सर्वदा संसार ही रहेगा। हम जैसे हैं, संसार को वैसे ही देखते हैं। कौन कार्य करता है? किसका कार्य है? कोई संसार नहीं है। यह स्वयं भगवान है। भ्रम में हम इसे संसार कहते हैं। न मैं, न तुम, न आप, यह सब वही भगवान है, केवल वही, सब एक। उनमें से एक जो स्वामी जी के साथ सांस फेंकी इस अद्भुत यात्रा में थे, उन्होंने कहा, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश, एक अद्भुत शांति और स्थिरता प्रतीत होती थी। मैंने स्वामी जी को इससे अधिक श्रेष्ठ रूप में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता था कि वे केवल एक नजर या स्पर्श से ही आध्यात्मिकता का संचार कर देते थे। उनके विचार जो उच्चतम स्तर के थे, मानो पढ़े जा सकते थे, क्योंकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व
दिव्यता में बदल गया था। जय स्वामी विवेकानंद।